कक्षा 11th जियोग्राफी में हम भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत हैं फर्स्ट बुक में। इसमें हम आज हमारा जो लेसन है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इस चैप्टर में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना मतलब जो पृथ्वी को तो हम बाहर से देख सकते हैं कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, मरुस्थल, इनके बारे में जानकारी तो हमको देखने से मिल जाती है, लेकिन ये पृथ्वी की आंतरिक स्थिति कैसी है, उसकी आंतरिक बनावट कैसी है, इसके बारे में जानकारी हमको आसानी से प्राप्त नहीं होती है। तो जो ये भूगर्भ है या पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है पृथ्वी के, उनकी जानकारी के जो स्रोत हैं अभी तक वो दो प्रकार के स्रोत हैं। एक है प्रत्यक्ष स्रोत, दूसरा है अप्रत्यक्ष स्रोत। अब भूगर्भ की जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं, तो आप देखेंगे सबसे पहला जो है वो है चट्टाने। चट्टाने हैं, इसके अलावा खनन कार्य है। खनन क्रिया के द्वारा हम विविध प्रकार के खनिज पदार्थ निकालते हैं, उससे भी हमको जानकारी मिलती है और चट्टाने हैं ही। इसके अलावा ज्वालामुखी उद्गार। विश्व के कई देशों में और कई क्षेत्रों में आप देखेंगे समय समय पर ज्वालामुखी उद्गार हुआ करते हैं और धरातल के नीचे से मैग्मा निकलता है और उससे हमको पृथ्वी के अंदर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि पृथ्वी की आंतरिक बनावट, आंतरिक संरचना कैसी है। इसके अलावा आधुनिक तकनीक के द्वारा, प्रौद्योगिकी के विकास के द्वारा महासागरों में जो प्रवेधन परियोजनाएं चलाई गई। प्रवेधन परियोजनाएं मतलब ड्रिलिंग जो किया गया महासागरीय क्षेत्रों में। अभी तक जो आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर में सबसे गहरा जो ड्रिलिंग किया गया वो आर्कटिक महासागर में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है। आपको पता है पृथ्वी की त्रिज्या जो है 6370 किलोमीटर है और इतनी गहराई तक ना ही हम प्रवेधन कर सकते हैं, ड्रिलिंग कर सकते हैं, न इतनी गहराई तक की हमको जानकारी अपने प्रौद्योगिकी के द्वारा मिल सकती है। तो इसके लिए आप देखेंगे प्रत्यक्ष स्रोतों में ये चीजें हो गई, चट्टाने, खनन, ज्वालामुखी उद्गार, महासागर में प्रवेधन परियोजना। प्रयास किया जा रहा है प्रवेधन परियोजनाओं के द्वारा जानकारी प्राप्त करने का। इसके अलावा कुछ अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। अप्रत्यक्ष स्रोत क्या है? जैसे तापमान। आप जो जैसे तापमान, दबाव, घनत्व, पृथ्वी के नीचे जैसे हम जाएंगे अधिक गहराई तक नहीं, कुछ गहराई तक जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि के साथ साथ दाब में भी, दबाव में भी वृद्धि होती है, जिससे चट्टानें अधिक संपीड़ित पाई जाती हैं, आप देखेंगे। इसके अलावा डेंसिटी में भी अंतर आता है। जैसे जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भी आगे आप अध्ययन करेंगे, पृथ्वी के बाहरी स्वरूप से, धरातली भाग से केंद्र तक अंदर जाएंगे, वैसे वैसे घनत्व में वृद्धि होती जाएगी। तो पृथ्वी के अप्रत्यक्ष स्रोतों में तापमान, दबाव या दाब, घनत्व ये हो गए। इसके अलावा दूसरा ये हो गया उल्का। उल्काएं जो जैसे चंद्रमा से या अन्य ग्रहों से अंतरिक्ष में जो उल्काएं आती हैं, उससे भी हमको पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा पृथ्वी के द्वारा लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय क्षेत्र, जो हमारे पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके द्वारा भी जानकारी मिलती है। और लास्ट है भूकंपीय क्रियाएं। तो इन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोतों के द्वारा हमको भूगर्भ के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इन सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोतों में अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण हमारे जानकारी का जो स्रोत है वो है भूकंपीय क्रियाएं। भूकंप, अर्थक्वेक। भूकंप के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है। इसके अलावा जब भूकंप आता है तो तरंगे चलती हैं। तरंगे कितने प्रकार की हैं, तो आप देखेंगे जब भी भूकंपीय क्रियाएं होती हैं P, S, L, 3 प्रकार की तरंगे चलती हैं। प्राथमिक वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, ठीक है। तो प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे। इसके अलावा ये तीसरा एल जो है ये धरातली तरंगे, जो ये लॉन्ग वेव।
तो तीन प्रकार की तरंगें चलती हैं और तीनों तरंगों की गतियों में विशेषताएं हैं, सॉरी गतियों में अंतर है। पी एस एल की गतियों में अंतर है और तीनों की विशेषताओं में अंतर है। तो ज्वालामुखी आप देखेंगे जो प्रत्यक्ष स्रोत है, अप्रत्यक्ष स्रोत में जो ये भूकंप है, दरअसल ज्वालामुखी भूकंप दोनों एक दूसरे के से जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से कहीं भी ज्वालामुखी आएगी तो भूकंप की क्रियाएं घटित होंगी, लेकिन एक बात है, अगर भूकंप आ रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि ज्वालामुखी विस्फोट हो, लेकिन ज्वालामुखी उद्गार होगा तो भूकंप की क्रियाएं जरूर होगी। तो इन भूकंपीय क्रियाओं के जब कहीं पर भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तो इसके द्वारा जो ये तरंगें चलती हैं तीन प्रकार की, इन तरंगों की विशेषताओं के आधार पर पृथ्वी के जब ये तरंगें पृथ्वी के धरातल से बाहर आती हैं, नीचे तक जाती हैं, तो इनकी विशेषताओं में अंतर आता जाता है। तो इन तरंगों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग को, पृथ्वी की जो आंतरिक बनावट है उसको मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। जैसे आप पृथ्वी के बाहर देखिए वायुमंडल को आप देखेंगे, हम जब वायुमंडल वाले पार्ट में पढ़ेंगे तो कई लेयर में बांटा गया, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, इस तरह से आयन मंडल, बहिर्मंडल, कई मंडलों में बांटा गया है। तो धरातल से जब आप नीचे केंद्र तक जाएंगे तो वहां भी आपको मुख्यतः तीन परतें मिलेंगी, तीन परतों में बांटा गया, जिसमें से आप देखेंगे पृथ्वी की संरचना में धरातल से पृथ्वी की सबसे पहली जो संरचना होगा भूपर्पटी, जिसे हम द क्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। भूपर्पटी की जो गहराई है धरातल से आप देखेंगे, क्रस्ट की गहराई जो है वह धरातल से औसत जो गहराई है वह लगभग 30 किलोमीटर तक है। जहां हम खड़े हैं यहाँ से 30 किलोमीटर की गहराई तक वाला भाग भूपर्पटी कहलाता है। लेकिन इसमें भी जगह जगह अंतर आता है। अगर आप महासागरों के नीचे से देखेंगे तो उसकी गहराई मात्र 5 किलोमीटर आएगी। अगर आप पर्वतीय क्षेत्रों में देखेंगे तो गहराई 30 से बढ़कर के 70 किलोमीटर तक भी हो सकती है, लेकिन औसत जो गहराई भूपर्पटी की है वह है 30 किलोमीटर। इस भूपर्पटी का घनत्व मेंटल और जो ये दूसरी परतें हैं देखेंगे, दूसरी और तीसरी जो परतें हैं, इसके नीचे जाएंगे, क्रस्ट के नीचे मेंटल परत मिलेगी, मेंटल के बाद फ्रोट मिलेगा। लेकिन इसका जो घनत्व भूपर्पटी का या सबसे ऊपरी परत है, इसका घनत्व कम है। इसका घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है इसका घनत्व। इस घनत्व में भी अगर आप धरातल महासागर की तली के नीचे जाएंगे जहां बेसाल्ट की मात्रा अधिक मिलती है, वहां घनत्व 2.7 जीसीएम क्यूब हो जाएगा। तो हमारी जो पहली परत है द क्रस्ट, जिसे हम सियाल के भी नाम से जानते हैं। तो क्रस्ट की विशेषता क्या है? सियाल, Si+Al, इसका घनत्व लगभग 3 जीसीएम क्यूब होता है और इसमें CSI सिलिका, Al एल्युमिनियम, सिलिका और एल्युमिनियम की इस परत में क्या होती है? सिलिका और एल्युमिनियम की इस परत में अधिकता मिलती है। और इस क्रस्ट परत में ही भूपर्पटी की इसी परत में हमारे सभी जो इसका ऊपरी भाग है उसमें हम सभी मानवीय कार्य करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे जो हमारे मिनरल्स हैं ये सब यहीं से हमको प्राप्त होते हैं। इसके बाद फिर हम आते हैं, इसके नीचे जाएंगे। अब क्रस्ट और मेंटल के बीच में 30 किलोमीटर की गहराई मानते हैं। यहाँ क्रस्ट और मेंटल की जो गहराई है ये इसको औसत 30 किलोमीटर मान लेते हैं। इस 30 किलोमीटर वाले भाग जो इन परतों जो क्रस्ट और मेंटल को अलग करेगा उसे हम मोहो अशांतत्व कहते हैं, मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। अब आप यहाँ थोड़ा सा इस फिगर पे आए देखें, ये पृथ्वी का बाहरी भाग हो गया। इसके नीचे आप देखेंगे ये 30 किलोमीटर गहराई लिखी हुई है और ये 30 किलोमीटर गहराई वाली जो पट्टी है ये मोहो अशांतत्व के नाम से जानी जाती है। 30 किलोमीटर गहराई वाली पट्टी क्या है? मोहो अशांतत्व। यानी कि जो मोहो डिसकंटिन्यूटी है, मोहो अशांतत्व है, यह क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है। यानी अगर आपसे कोई पूछे क्रस्ट और मेंटल के बीच कौन सा अशांतत्व स्थित है, बताएंगे मोहो अशांतत्व। यह क्रस्ट और मेंटल परत को अलग करता है। अब मोहो अशांतत्व यानी कि औसत गहराई जो 30 किलोमीटर है,
यहां से लेकर के 3100 किलोमीटर की गहराई तक। आप देखें यहाँ पर ये जो मेंटल परत की जो निचली सीमा है, तो मोहो अशांतत्व से लेकर के 3100 किलोमीटर गहराई तक वाला जो बेल्ट है वो मेंटल कहलाता है, जिसे हम सीमा भी कहते हैं, यस आई एम ए। इसमें भी यस आई प्लस एम ए कर लेंगे, जिसे हो जाएगा सिलिका प्लस मैग्नीशियम। इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की क्या है, प्रधानता है। तो मोनो अशांतत्व से नीचे कौन सी परत हो गई, मेंटल परत हो गई, जिसे सीमा परत भी कहते हैं, जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता है। अब इस मेंटल परत में देखेंगे, मेंटल परत में एक देखेंगे डॉट डॉट बना हुआ है। मेंटल परत का जो ये ऊपरी भाग है और ये निचला भाग है। मेंटल परत का ये जो ऊपरी भाग है यह अर्ध प्लास्टिक की अवस्था में है, मतलब पूरी तरह से ठोस अवस्था में नहीं है। अर्ध प्लास्टिक मतलब अर्ध द्रव अवस्था में है। और इस मेंटल और इसकी गहराई लगभग 200 किलोमीटर है, मतलब मोहो अशांतत्व से लेकर 200 किलोमीटर तक और कहीं कहीं 400 किलोमीटर तक भी मिलेगा। और इसे हम दुर्बलता मंडल के नाम से जानते हैं। ये जो मेंटल का ऊपरी भाग है, मतलब मोहो अशांतत्व से लेकर 200 से 400 किलोमीटर की गहराई वाला भाग, इसे हम दुर्बलता मंडल के नाम से भी जानते हैं। और इस तरह से क्रस्ट और मेंटल परत के ऊपरी भाग दोनों मिल करके स्थल मंडल का निर्माण करते हैं, जिसे हम लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो स्थल मंडल के अंतर्गत क्या क्या आएगा, स्थल मंडल के अंतर्गत आप देखेंगे भूपर्पटी आएगी, क्रस्ट आएगी और मेंटल का ऊपरी भाग, दोनों मिल करके स्थल मंडल, जिसे जिसमें लिथोस्फीयर कहते हैं, का निर्माण करते हैं। और मेंटल का ऊपरी भाग जो होता है वह दुर्बलता मंडल कहलाता है। फिर हम आते हैं मेंटल के निचला भाग। तो ये जो डॉट डॉट के नीचे है, मेंटल का निचला भाग क्या है, ये ठोस अवस्था में है, या पूरी तरह से ठोस अवस्था में। आप देखेंगे जितने भी वॉल्केनोज एक्टिविटीज होंगे, ज्वालामुखी उद्गार होंगे, उनको जो मैग्मा है वह मैग्मा इसी मेंटल परत के ऊपरी भाग से ही मैग्मा आता है, यहीं से वह प्राप्त होता है। और जो प्लेटें हैं पृथ्वी की, जो हमारी पृथ्वी की 7 मुख्य प्लेटें बताई गई हैं, उन प्लेटों का फिसलन भी इसी मेंटल के ऊपरी सीमा पर होता है। प्लेटें क्योंकि अर्ध तरलावस्था में है, इस वजह से प्लेटें में आपको पता है प्लेटों में 3 प्रकार की गतियां होती हैं, अभिसारी गति, अपसारी गति और रूपांतर। इस तरह से ये प्लेटों में 3 प्रकार की गतियां इस मेंटल की ऊपरी सीमा से बाहर ही होती है, क्योंकि मेंटल का ऊपरी भाग अर्ध तरलावस्था में है। तो हमारी मेंटल की बात हो गई, जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। भूपर्पटी के जब नीचे आप आएंगे, मोहो अशांतत्व से इसका घनत्व धीरे धीरे बढ़ता जाता है और मेंटल की निचली सीमा में बढ़ करके इसकी डेंसिटी और अधिक बढ़ जाती है। इसके बाद हम आएंगे जो हमारी तीसरी परत है वह है क्रोड, जिसे हम क्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। क्रस्ट कहिए आप क्रोड कहिए, जिसे हम कह सकते हैं NiFe, निफेट, यानी कि Ni निकल प्लस Fe मतलब फेरियम, जिसमें निकल और फेरियम लौह का उदाहरण है, निकल और फेरियम की प्रधानता होती है। तो क्रोड की क्या विशेषता है, अब देखें। जिस तरह से क्रस्ट और मेंटल परत को अलग करने वाला अशांतत्व मोहो अशांतत्व कहलाता है, उसी तरह से मेंटल परत, ये पूरी मेंटल परत है और ये क्या है, आप ये केंद्र है पृथ्वी का, और इस केंद्र से और इस क्रोड से, कोर या कहिए या निफे कहिए, तो मेंटल और क्रोड के बीच की जो सीमा है उसे हम गुटेनबर्ग कहते हैं। यानी कि गुटेनबर्ग अशांतत्व मेंटल परत को और कोर को क्या करता है, एक दूसरे से अलग करता है। इन दोनों के बीच गुटेनबर्ग अशांतत्व या गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। अब गुटेनबर्ग अशांतत्व के बाद जब आप कोर की तरफ बढ़ेंगे तो आप डेंसिटी पृथ्वी की बहुत तेजी से बढ़ जाए, और केंद्र में जाकर, जो ये केंद्र में है, यहां पर जाकर के लगभग 13.6 जीसीएम क्यूब डेंसिटी हो जाती है। अब आप सोचिए, पृथ्वी के अपर पार्ट में, क्रस्ट में डेंसिटी कितनी थी, 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर थी, जो केंद्र में बढ़ करके लगभग 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो जाती है। इस तरह से जब हम ऊपर क्रस्ट से मेंटल से कोर की तरफ बढ़ेंगे तो डेंसिटी बढ़ती जाती है। डेंसिटी बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ता है, लेकिन अंदर पृथ्वी के आंतरिक भाग में
जो ये 3 पार्ट बताए गए, 3 लेयर बताए गए हैं, इनमें भी विशेषता है। जैसे मेंटल का ऊपरी भाग देखें तरल अवस्था में, निचला भाग ठोस अवस्था में। इसी तरह से जो कोर है हमारा, जो निफे है, इसमें निकल और फेरियम की मात्रा सबसे अधिक है, और इस निफे में भी 2 पार्ट बन गए हैं। हमारा जो ये कोड है, कोड का ऊपरी भाग क्या है, ये तरल अवस्था में है, और इसकी गहराई 2900 किलोमीटर से लेकर के 5150 किलोमीटर के बीच है। 2900 किलोमीटर से लेकर के 5150 किलोमीटर के बीच का भाग वाह्य कोर कहलाता है। कोर को हम 2 भागों में बांटेंगे, ये हो जाएगा वाह्य कोर। कोर का ऊपरी भाग क्या हो जाएगा, वाह्य कोर, जिसकी गहराई क्या है 2900 किलोमीटर से लेकर के 5150 किलोमीटर, और फिर 5150 किलोमीटर से लेकर के लगभग केंद्र तक 6370 किलोमीटर तक का भाग जो है आंतरिक कोर कहलाता है। आंतरिक कोर क्या है, आंतरिक कोर पूरी तरह से ठोस अवस्था में है। और डेंसिटी आपको पहले बता दिए, इसकी डेंसिटी जो है जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे डेंसिटी बढ़ती जाएगी, और इसमें निकल और फेरियम की अधिकता होती है। इस तरह से अगर हम देखें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, तो धरातल, भूपर्पटी, भूपर्पटी के बाद आप देखेंगे भूपर्पटी पृष्ठ, जिससे सीमा भी कहते हैं, इसको आप बता चुके हैं। भूपर्पटी के बाद मेंटल, मेंटल के बाद कोर। मेंटल को 2 भागों में डिवाइड कर देंगे, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल। ऊपरी मेंटल अर्ध तरल अवस्था में, निचला मेंटल ठोस अवस्था में। कोर को भी या कोर को भी 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। कोर जो है ऊपरी भाग तरल अवस्था में, निचला भाग ठोस अवस्था में। इसमें निकल और फेरियम की प्रधानता, इसमें सियार और मैग्नीशियम की प्रधानता मेंटल में हो गई। अब इनको अलग करने वाले 2 चीजों को याद रखना है। भूपर्पटी और मेंटल के बीच मोह अशांतत्व है, जो भूपर्पटी और मेंटल को एक दूसरे को अलग करता है, और मेंटल और कोर के बीच क्या है, गुटेनबर्ग अशांतत्व है। अब दरअसल मोह गुटेनबर्ग नाम क्यों ऐसा नाम पड़ा, दरअसल इसके बीच मेंटल और भूपर्पटी की जो विशेषताएं हैं, इसके बीच वाले क्षेत्र को इसकी जानकारी मोह रोलसिक महोदय ने दी थी। इसी तरह से मोह रोलसिक के नाम पर इसको मोह अशांतत्व कहा गया। इस क्षेत्र की अलग विशेषता है। ये क्यों अंतर किया गया, क्योंकि इसके ऊपर डेंसिटी दूसरी है, और इसके पीछे डेंसिटी क्या है, बहुत तेजी से बढ़ती है। और जो भूकंपी लहरें हैं, जो प्राथमिक लहरें जो हमने आपको बताया था, ये प्राथमिक लहरों की गति भी बढ़ जाती है। अधिक घनत्व होगा तो गति अधिक हो जाएगी प्राथमिक लहरों। प्राथमिक लहरों की गति औसत 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, भूकंपी जो पी लहर है। लेकिन जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती जाती है, उसकी वेग भी उसका बढ़ता जाता है, और इसी वेग के अनुसार ही ये डिवाइडेशन किया गया है। देखिए जैसे घनत्व बढ़ेगा उसी तरह वेग में, भूकंपी लहरों की वेग में भी अंतर आएगा। इसके बाद फिर मेंटल है। मेंटल के ऊपरी भाग तरल अवस्था में है, वहां पे भूकंपी लहर जो यस है सेकेंडरी वेव से कहते हैं, वो लुप्त हो जाती है, क्योंकि उसकी विशेषता वह तरल अवस्था में गति नहीं करती है। इस वजह से ये पता चला कि नहीं, मेंटल का ऊपरी भाग क्या है, वह अर्ध तरल अवस्था में है। लेकिन इस मेंटल के ऊपरी भाग से ही ज्वालामुखी क्रिया यहीं से अपना मैग्मा प्राप्त करती है, और पृथ्वी के बाहर मैग्मा गैस इत्यादि के रूप में, ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में बाहर निकलती है। तो आप देखेंगे फिर जो ये गुटेनबर्ग अशांतत्व, गुटेनबर्ग अशांतत्व पर जाएंगे, उसके ऊपर और नीचे में पृथ्वी के घनत्व में फिर अंतर आ जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे पृथ्वी की आधुनिक संरचना में वर्तमान समय में जो सबसे ठोस जानकारी प्राप्त हुई है, वह भूकंपी क्रियाओं के द्वारा हुई है, और भूकंप से उत्पन्न लहरों के द्वारा, जो प्राथमिक, द्वितीयक और धरातली लहरें हैं। इनकी विशेषताएं अलग अलग है, और इन विशेषताओं के आधार पर जो अध्ययन किया गया, उसके आधार पर आप देखेंगे सियाल, सीमा, निफे, क्या कह सकते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर, इन 3 परतों में डिवाइड किया गया है पृथ्वी के आंतरिक भाग को। इस तरह से आप टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे, इसमें और थोड़े बहुत मैटर उत्सुकता आपको मिले। इसके बाद हम फिर लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे।